चालू हो गई ना, ठीक है। अपना इनको सोल्व करना शुरू करो। देखो भाई, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, ये है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, ठीक है। और संडे को जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस पहले बता दिया गया है, रोड मैप जो तैयार कराया था, ठीक है। इस वीक का पता ही है कि इस वीक के अंदर बेसिक मैथ और अपना वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन। आज कौन सा दिन लग गया? सैटरडे लग गया, यानी कि कल टेस्ट है। यानी कि आज का पूरा दिन हमें यूनिट एंड डायमेंशन कितने ना कितने करके पूरा करना है, ठीक है। हाँ, तो आज सैटरडे लग गया यानी कल टेस्ट है, तो आज पूरे दिन। बायो कंप्लीट है, बायो का सिलेबस था द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिस्ट्री का सिलेबस था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। ऑफलाइन के अंदर जो था उसके अंदर मैंने केमिकल काइनेटिक्स भी ऐड कर रखा है, वो कंप्लीट है, मतलब उसकी टेंशन नहीं है। तो आज जो टारगेट है वो एग्जाम्पल की वो सीरीज़ बना ली, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल सब तैयार हो गए, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड के जो वो चार्ट था वो तैयार हो गया, ठीक है। मतलब बायो पूरी तैयार है। यानी कि अब जो कम से कम जो रहने चाहिए ना इस वाले टेस्ट के अंदर, कम से कम 715 मार्क्स रहने चाहिए। और तुम्हारी केमिस्ट्री में दिक्कत है तो केमिस्ट्री सुधारनी पड़ेगी। मतलब ये टारगेट लेके चलना, इतना तो रहना चाहिए इस वाले टेस्ट के अंदर। और ये मतलब लेक्चर शुरू होने से पहले ये वाली बात मैं बता दूँ, एक टाइम, ये वाला टाइम जो है ना, ये नवंबर वाला टाइम, ये डिसाइड करता है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपसे पहले जैसी स्टडी चल रही थी ठीक है, आराम आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर इंसान को, मतलब नीट एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा क्या सोच के रहना है कि उनको अपना माइंड सबसे बेस्ट कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत होगी, ये भी होगा यार सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यार मुझसे नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन आएगी। कुछ लोग क्या बोलेंगे, जनवरी से अब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। रियलिटी है, मतलब बहुत सारे के बच्चों के ध्यान में ये रहती है अब हम जनवरी से बहुत अच्छा पढ़ेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे 4 महीने गिनने होते हैं। ना, नवंबर सबसे बेस्ट महीना होता है तैयारी करने का। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा ना, वो भी अगर नवंबर से तैयारी करता है ना, तो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि फिर ये होता है, एक बार नवंबर से स्टार्टिंग करेंगे तो कब तक, जनवरी, फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मैं जिस रोड मैप से मैं चल रहा हूँ, मैंने भी उसी रोड मैप से तैयारी करी थी। फरवरी हद से हद मिड मार्च सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल में ये मिलता है रिवीजन का टाइम, उसके अंदर दबा के रिवीजन का क्वेश्चन लगाओ, साथ में टेस्ट सीरीज ये भी चलती रहनी चाहिए। मतलब ये बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई वाला, खेलना कूदना जो करना करो, लेकिन जो टारगेट मिले ना उसको कंप्लीट करने के बाद। मतलब ये नहीं रहना चाहिए कितने घंटे पढ़ना, क्या पढ़ना, टारगेट मिल गया जी ये करना है मुझे, बस वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको कर लिया, फिर उसके बाद घूमो फिरो कुछ भी करो, ठीक है। तो बिल्कुल सीरियस हो गया, अब नवंबर में अपनी स्टार्टिंग कर दो। अब बात करेंगे हम पहला चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। बेसिक मैथ ये फिजिक्स में वैसे एनसीईआरटी के अंदर सीधा नहीं दे रखा, लेकिन पहला चैप्टर इसी से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। देखो यूनिट एंड डायमेंशन जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर पहला टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज़। पहला टॉपिक के बारे में आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। पहले जो था ना इसके अंदर एक थ्योरी वाला पोर्शन हुआ करता था चैप्टर, वो तब हटा दिया गया। उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता था। अब वो थ्योरी हमारे लिए या उसके बारे में अभी भी टीचर बताते हैं, वो ज़रूरत नहीं है, हम तो काम की बात करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखो भाई, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि जो क्वान्टिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वान्टिटीज़ होती हैं। अदरवाइज और जो भी क्वांटिटीज़ हों, जैसे कि मैं बात करूँ तुमसे एंगर, इमोशंस, ये जो होते हैं, लव, ये क्या होता है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि हम इनके बारे में मेजरमेंट नहीं कर सकते, इनका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम सिंपल था, फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं भाई? दोज क्वांटिटीज़ लिखते हुए चलो, विच कैन बी मेजर, विच कैन बी measure, those quantity which can be measured are called physical quantities, those quantity which can be measured are called physical quantities। रात के 3:30 बजे, ठीक है, बहुत बढ़िया टाइम है। चश्मा मेरा कहाँ दिख नहीं रहा यार, थोड़ा बिलर बिलर सा दिख रहा है उधर, वो तुम्हारे पे, हाँ। those quantities which can be measured are called physical quantities। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है ना, इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है। भाई डायरेक्शन के बेसिस पे, यानी क्या भाई, ऐसी क्वांटिटीज़ जो जिनके पास डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन ना हो। भाई जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, है ना, और जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये जनरल बात है। क्या हम स्केलर और वेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे देखेंगे? नहीं, सिर्फ क्लासीफाई करने के लिए। जब आप कभी HC वर्मा पढ़ते हो उसके अंदर एक 3 पॉइंट लिखे होते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास
मैग्नीट्यूड भी होता है ना, मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा पॉइंट कि भाई स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास डायरेक्शन होती है, यहाँ तक की बात होती है। पर रियलिटी क्या है, जो हम नॉर्मल एडिशन पढ़ते आ रहा है ना, एल्जेब्रिक एडिशन जो होता है 2 + 2 4, ठीक है, 3 + 4 = 7, तो जो नॉर्मल एल्जेब्रा फॉलो करती हैं वो होती है स्केलर क्वांटिटीज़। जो वेक्टर एडिशन यानी कि ज्योमेट्रिक एडिशन फॉलो करती हैं, यानी कि 3 + 4 5 भी हो जाता है, यानी पाइथागोरस से, वो होती हैं तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूँ भाई, फिजिकल क्वांटिटी का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दूसरी बात भाई, नोट्स हाथ बनाते हुए चलना, ऑनलाइन वालों तुम भी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी भाई, नोट्स जितने गंदे हो सकते हैं ना उतने गंदे बनाओ, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। नोट्स के पेज में नहीं बहुत अच्छे सजा के बनाता हूँ ना, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, तो बेसिक सी बात है, और दूसरी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। भाई इसके अंदर अगर मैं बात करूं, भाई ये जो होती है इनके पास मैग्नीट्यूड होता, ओनली मैग्नीट्यूड है ना। और इसके अंदर मैं बात करूं, हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और जो दूसरी बात जो है वो क्या है कि भाई ये जो है ये फॉलो नॉर्मल एल्जेब्रा, जो आप 8 क्लास तक पढ़ते हुए आते हो, वो नॉर्मल एल्जेब्रा जो है ये फॉलो करती हैं, ठीक है। एल्जेब्रा भाई स्पेलिंग पे मत जाना, फॉलो नॉर्मल एल्जेब्रा। दूसरा, ये जो होती हैं ये फॉलो करती हैं ज्योमेट्रिक एडिशन, दे फॉलो ज्योमेट्रिक एडिशन, ठीक है। ये वेक्टर लॉ को फॉलो करती हैं, ये वाली बातें हो जाती हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होंगी जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी, जैसे कि मास लेंथ, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। मैं बात करूँ टाइम, कोई रिलेशन नहीं। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं 7, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएंगी भाई, मास, लेंथ और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, और बस ये तुम्हारे जो हैं ये 7 हो जाएंगे तुम्हारे। और ड्राइव क्वांटिटी भाई इनसे मिला के मिलने वाली क्वांटिटी, जैसे मैं बात करूँ स्पीड किससे मिल रही है, टाइम और डिस्टेंस से मिल रही है, यानी कि लेंथ और टाइम का यूज करा जा रहा है, ठीक है। तो बात करें जाए भाई, ये जो होती हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरी हो जाएंगी ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं कि भाई इसके बारे में लिखना, नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। भाई क्या होगा कि भाई नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, और ये जो होती हैं दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होंगी, दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। भाई पहला टॉपिक तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं भाई इसके अंदर। अगर हम स्केलर के में एग्जांपल लिख के भाई तुम बात करो भाई मास है ना, मास हो गया, टाइम हो गया। भाई वेक्टर में हम बात करें वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इधर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी, वो तो 7 है ही भाई, फिर भी लिख लो टाइम हो गया, ठीक है। और क्या हो गया तुम्हारा, लेंथ हो गई, ठीक है। और तुम्हारा क्या हो गया, मास हो गया। और इधर तुम बात करो वही बात है भाई, स्पीड हो गई, और तुम्हारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो लिख लो। अब मुद्दा ये आता है कि ये जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करी है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं भाई इनको मेज़र भी तो करा जाता है, और हम जो मेज़रमेंट करते हैं वो उनकी कुछ यूनिट होती हैं। जैसे अब मैं तुमसे कहूँ कि आप चीनी लेकर आओ, तो आप जाके दुकान पे बोलते हो एक, ऐसा थोड़ा ना बोला कि भाई 1 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, आप यूनिट ज़रूर बोलते हो, 1 kg, 2 kg या 500 ग्राम, ठीक है। ऐसे वो लास्ट में तुम यूनिट ज़रूर बोलते हो, यानी कि इनकी कुछ यूनिट होनी चाहिए। अब यूनिट को रेंडमली नहीं रखा जाता, ठीक है भाई। यूनिट होता क्या है भाई, प्लेस सबने पहले क्या कर रखा था, अपने हिसाब से यूनिट बना रखी थी कि
कि भाई हो सकता था कि भाई किसी के लिए ये 1 kg हो, भाई उसने मान लिया, उसका मानने वाला का सीन था। तो भाई एक ऐसी यूनिट बनानी ज़रूरी थी कि जो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो स्टैंडर्डाइज हो। मतलब मैं अगर 1 kg यहाँ बोल रहा हूँ, 1 kg मैं अमेरिका में या कहीं पे भी जाके बोलूँ तो वो 1 kg का मतलब 1 kg हो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे सिस्टम आए, ठीक है, इस चीज़ को लेके बहुत सारे सिस्टम आए। तब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये लिख लिया तो लिख लो, बाकी मैं साइड हट जाता हूँ। लिख लिया, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हेडिंग डाल दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो भाई पहला सिस्टम आया FPS। पहला जो सिस्टम बात करेंगे हम बात करेंगे FPS। भाई FPS सिस्टम का मतलब क्या भाई, फुट मतलब क्या, लेंथ को जो किस में नापा जाता है, फीट फुट जो भी तुम बोलते हो, ठीक है भाई। पहला फुट, दूसरा जो आया मास को नापते थे पाउंड में, किसमें, पाउंड। अभी भी देखते हो कुछ लोग पाउंड में बातें कर रहे होते हैं कुछ अदर कंट्रीज के अंदर। भाई टाइम को किस में नापा गया, सेकंड में नापा गया, ठीक है। तो पहला सिस्टम तो ये हो गया। दूसरा सिस्टम क्या था, CGS। दूसरा सिस्टम क्या है भाई, CGS में भाई लेंथ को किस में, सेंटीमीटर में, भाई सेंटीमीटर में, और जी मास को किस में, ग्राम में, और जी टाइम को किस में, सेकंड में, ठीक है। तीसरा सिस्टम जो है वो है MKS सिस्टम। क्या है, MKS सिस्टम। तीसरा सिस्टम जो है वो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम के अंदर बात करी जाती थी किस में भाई, ये तो है मीटर, ये तो है मीटर में, और ये है किलोग्राम, और ये जो है ये तो सेकंड की रही, ठीक है। फिर उसके बाद जो आया भाई पहले ना ये MKS सिस्टम के अंदर सिर्फ ये तीन बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद SI सिस्टम आया। SI सिस्टम कुछ नहीं, वो MKS सिस्टम को थोड़ा सा रेशनलाइज कर दिया, यानी कि इसके अंदर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज और डाल दी इसके अलावा, है ना भाई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो वो और डाल दी भाई, साइंटिस्ट ने पता लगाया भाई ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, उन सबको हम एक काम करते हैं, उनको हम एक जगह डाल देते हैं एक सिस्टम में, और उसको नाम दे दिया गया SI सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। चौथा जो आया SI सिस्टम आया, जिसके अंदर कौन कौन सी आ गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई। बस तुम ये बात रखना, रेशनलाइज फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। ये क्या है, रेशनलाइज फॉर्म है सिर्फ MKS सिस्टम की, रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम, रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम, ठीक है भाई। रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम जो है वो SI सिस्टम है। अब देखो, अब जब ये सिस्टम के अंदर ये वाली बात आ गई, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट की हमने बात कर ली, ठीक है। अब बात चलती है कि ये टाइप ऑफ यूनिट क्या होती है। टाइप ऑफ यूनिट क्या होती है, जाहिर सी बात है भाई, फंडामेंटल यूनिट होंगी और ड्राइव यूनिट होंगी। तो टाइप ऑफ यूनिट के अंदर हम बात करते हैं कि हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट भाई, जो फंडामेंटल यूनिट जो होंगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी, उनकी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे। भाई जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी उनकी यूनिट को हम ड्राइव यूनिट बोल देंगे। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं और कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। यानी कि जब आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ोगे, उससे अलग एक और चीज़ पढ़ते हो तुम, सप्लीमेंट्री यूनिट। और सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर कौन आते हैं, एक तो एंगल आता है, प्लेन एंगल, जो हम नॉर्मल जो देखते हैं प्लेन एंगल को तुम देखो वो डायमेंशन लेस होता है पर उसकी यूनिट होती है। प्लेन एंगल तुम देखो, एंगल होता क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ रेडियस लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गई पर इसकी यूनिट होती है। तुम एंगल को डिग्री में रेडियन में नाप रहे होते हो, तो रेडियन जो होती है वो उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसी तरीके से स्टेरेडियन भी होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल यूनिट की। पहली बात करी जाएगी फंडामेंटल यूनिट। भाई फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होती हैं भाई, जो मास होता है, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। भाई लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और जो टाइम की होती है वो होती है सेकंड। और अभी हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में, ठीक है। दूसरी जो आती है वो आती है ड्राइव यूनिट। भाई दूसरी कौन सी आ जाएंगी, ड्राइव यूनिट, ठीक है। ड्राइव यूनिट के अंदर भाई कौन कौन सा आ सकते हैं, भाई मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। एग्जांपल के तौर पर हम लिख दें मीटर पर सेकंड, या एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
और फोर्स के लिए न्यूटन हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री यूनिट आई, मतलब तीसरी जो है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान मत देना, बस वर्ड पे ध्यान देना जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर पहली जो आती है भाई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, भाई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। भाई दूसरी जो आई वो आती है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। भाई सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। भाई सिर्फ रेडियन को किसको दिखा देते हैं? RAD ऐसे दिखा देते हैं, और स्टेरेडियन को किससे दिखा देंगे? वो दिखा देंगे SR से। ऐसे कुछ सिंबल इसके यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगली जो आती है, मतलब जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई चौथा, वो होती है प्रैक्टिकल यूनिट। वो होती है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट जैसे कि भाई प्रैक्टिकल यूनिट के अंदर, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? भाई लाइट ईयर होगी, है ना। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। भाई 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? भाई 1 साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। कि भाई जैसे कि लाइट ईयर, इनके बारे में बस इतना जानना जरूरी है। फिर अब हम अगले जो आता है वो आता है इम्प्रॉपर यूनिट। उसके बारे में मैं खैर नहीं बता रहा, छोड़ो, बस इतना ही ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला की, और उसके अंदर डायमेंशनल फार्मूला की हेडिंग डालने के बाद हम उसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लेंगे, उनके सिंबल क्या होते हैं वो देख लेंगे, उनके डायमेंशन कैसे लिखते हैं, डायमेंशन कैसे लिखे जाते हैं उसकी बात हम कर लेंगे। तो अगला टॉपिक जो आता है वो आता है डायमेंशनल फार्मूला। हेडिंग डाल लो, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है भाई, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ, इधर की साइड लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 और कितनी है? 7। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज, इस साइड में लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर सबसे पहली क्वांटिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मास की। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा लेंथ की, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा टाइम की। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा टेम्परेचर की, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा करंट, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर मैं उसके बाद बात करूंगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में अभी सुनोगे, फिर दोबारा कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, बस पता होना चाहिए यहाँ 7 फंडामेंटल क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, क्या कोई डिटेल हमें नहीं जाननी। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो यूनिट कैसे दिखाते हैं भाई, इसको केजी में, फंडामेंटल सिस्टम में, इसको किस में ले लोगे तुम? मीटर में। इसको किस में ले लोगे? सेकंड में। इसको किस में ले लोगे? केल्विन में। इसको किस में ले लोगे? एम्पियर में। और ये जो होती है ये होती है मोल, और इसकी क्या होती है? कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, मैं इसके डायमेंशन फार्मूला की बात कर रहा हूँ। डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? इसका लिखा जाएगा इस तरीके से, थोड़ी इधर जगह बना देते हैं। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला इसका होता है इस तरीके से। ये डायमेंशन फार्मूले को दिखाने के लिए इस तरीके के आप जो है बिग ब्रैकेट बनाते हो। ठीक है, और इसके जो हो जाएगा, और इसका हो जाएगा L, और इसका हो जाएगा T। इसका जो हो जाएगा कैसे ही दिखा देते हैं भाई, इसको जो है कैसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, इसको जो है इसको ऐसे ही दिखा देते हैं, एम्पियर होती है ना भाई, इसको ऐसे दिखा देते हैं। और इसको जो है इसको दिखा देते हैं M, ये जो मोल है MOL से दिखा देंगे, और इसको CD से ही दिखाया जाता है। ठीक है, इसको जो है CD से दिखाया, हालांकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है नहीं। ये डायमेंशनल फार्मूला की बात हो गई। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, तुम उसके डायमेंशनल फार्मूला लिखना। ठीक है भाई, अगला जो टॉपिक है वो कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके अंदर आप जो है यहाँ पर कुछ जगह खाली है। क्वेश्चन ये है, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, इधर ध्यान नहीं उधर ध्यान। ठीक है, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल देख कर करो, है ना। एग्जांपल, पहले एग्जांपल देख लो। राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, पहला जो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है फोर्स। ठीक है, फोर्स, इसका सिंबल क्या होता है? F से दिखा देते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आपको फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है
जो जनरल सबको पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई मास के लिए क्या केजी और इसके लिए क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतना तुम्हें पता चल गया। और डायमेंशनल फॉर्मूला तुम लिख दो, ऐसे ब्रैकेट बनाओ। केजी के लिए क्या यूज़ करोगे एम की पावर 1 है, दिखाने की जरूरत नहीं। एल के लिए क्या एम के लिए मीटर के लिए क्या यूज़ करोगे एल, और टी के लिए क्या यूज़ करोगे टी और -2। इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की यूनिट को, ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या, वर्क के बारे में लिखो भाई, वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। इसका जनरल फॉर्मूला क्या मालूम होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तुम लिखते हो इस तरीके से। भाई फोर्स के लिए तुमने अभी पता है न्यूटन, और इसके लिए क्या हो जाएगा मीटर। भाई न्यूटन का तुमने लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर फिर से मीटर। तो भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जब तुम लिखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, mL2T-2। भाई जो इसकी जो यूनिट होती है वही यूनिट किसकी होती है, एनर्जी की। वर्क भी क्या है, एनर्जी है ना। तो एनर्जी के भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम निकल कर आता है। तो यहाँ पे जो है तीसरा मैं लिख देता हूँ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम निकल कर आता है, वर्क के बराबर होता है। वो भी कैसे लिखा जाएगा भाई, तुम इसकी यूनिट याद रखो। यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा mL2T-2। ठीक है भाई, और इसी तरीके से बात करूं मैं पावर की। भाई पावर की यूनिट याद रखो, 3 4 पावर। भाई पावर का फॉर्मूला इस तरीके से कुछ याद कर रखो, वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क की क्या थी, एनर्जी वाली यूनिट, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mL2T-3। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई, और जो 5वां लिखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से दिखाते हैं। भाई कैसे लिखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, F = G m1 m2 यानी कि m का स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज दो। भाई ये क्या हो जाएगा, F × r स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर = G। भाई इसकी यूनिट निकाल लो। भाई इसकी न्यूटन और r की कितनी, मीटर, कुछ दिक्कत कर दी मैंने, हाँ मीटर स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी, ये मास था तो kg स्क्वायर। ठीक है, = G। भाई यूनिट निकालनी है तुम्हें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। इस kg से एक kg यहाँ गया, तो एक्चुअल में यूनिट क्या हो गई, kg इनवर्स है ना, मीटर की क्यूब और सेकंड की पावर -2। तो डायमेंशन भी यहाँ से लिख दो। भाई डायमेंशन क्या हो जाएगी, m-1 L3 और T-2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपको जनरली जो मैं लिखवा रहा हूँ ये तो आपको पता होनी चाहिए। हट जाता हूँ, ये लिख लो। लिख लिया। और धीरे धीरे मैंने तुम्हें ये लिखने का तरीका बता दिया। धीरे धीरे जब ये फिजिक्स आप पूरी पढ़ लेते हो तो ये डायमेंशन फॉर्मूला, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायमेंशन किसी भी की भी लिख सकते हो। फॉर्मूला पता है तो यूनिट निकाल लो, यूनिट पता है तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक, अब जो हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक, देखो एक बात याद रखो। देखो केलों को केलों के साथ ही जोड़ेंगे, आम केलों को साथ में नहीं जोड़ेंगे। मुद्दा यह है कि जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी वो ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती है। सेम ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती है, ये बात याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लो कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लो कि भाई पहला पॉइंट, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक, जैसे भाई एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कहूँ, तुमने लिखा 2 kg प्लस 3 kg 5 kg। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं लिखूँ 2 kg
प्लस 3 मीटर, मैं लिखूँ ऐसे 5, क्या लिखूँ, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। देखो, और कभी भी हम किसी क्या बोलते हैं डिफरेंट क्वांटिटी को या तो मल्टीप्लाई करें, दो डिफरेंट क्वांटिटी को या डिफरेंट क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो उससे कोई नई क्वांटिटी बनती है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करा जा सकता है। ऐसा करने से कोई नई क्वांटिटी बन जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना कि भाई दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, बाय मल्टीप्लाइंग एंड dividing, by multiplying and dividing two different physical quantities, two different physical quantities, new quantity will form, new quantity will form, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या करा, मास को मल्टीप्लाई कर दिया एक्सेलरेशन के साथ, तो मुझे फोर्स मिल गई। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके वही डिवाइड कर दूं मैं, वही मैंने मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो मुझे जो है डेंसिटी मिल गई। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कोई नई क्वांटिटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब कुछ तीसरे पॉइंट में हम कुछ बात करते हैं कि भाई कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में तुम लिख लो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में। तीसरे पॉइंट में डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ठीक। तो उसमें पहली बात भाई, जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 पाई, ठीक है, और ओनली ई की वैल्यू होता है 2.7 समथिंग होती है, ठीक है। 1 2 3 5 यानी कि जितने भी मैथमेटिकल नंबर होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये पहला पॉइंट याद रखेंगे, ऑल मैथमेटिकल नंबर्स, ऑल रात के 3-3:30 बजे कौन भागा फिर रहा है, ऑल मैथमेटिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ऑल मैथमेटिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। जैसे भाई एग्जांपल के तौर पे 1 2 पाई ETC, ठीक है, ये जो होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं। और अगर हम क्या करें, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो लें, तो वो जो होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो गई। तो अभी पॉइंट में लिख लेना, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ना बहुत सी चीज़ें तुम्हें ऐसी बता दी जाएंगी जो आगे आएंगी, लेकिन वो अभी से ब्रेन के अंदर आपके जहन में आ जाएगी, आपको पता अच्छा है ऐसा कुछ होता है। जैसे मैं बात करूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, भाई इसके अंदर एग्जांपल में मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, भाई इसको जो है म्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्या होता है, C/V। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो ये डायमेंशनलेस हो गई, भाई ये भी स्पीड हो गई, ये भी स्पीड हो गई और ये भी स्पीड हो गई, भाई स्पीड बाय स्पीड डायमेंशनलेस हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एंगल की, भाई थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। भाई ये क्या हो गया, ये भी लेंथ हो गई, भाई ये भी लेंथ हो गई, तो ये भी डायमेंशनलेस, लेंथ बाय लेंथ ये भी डायमेंशनलेस हो गई। इसी तरीके से स्ट्रेन आप आगे पढ़ोगे, उसके अंदर क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। भाई लेंथ के अंदर चेंज निकालें, यानी कि लेंथ में लेंथ को माइनस करें, लेंथ आई डिवाइड बाय लेंथ, तो वो भी डायमेंशनलेस हो गई, ठीक है। ये लिख लो। देखो, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जैसे कि लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एंड देयर इनपुट। ये जो इनके जो इनपुट होते हैं ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। तो लिख लो कि सम मैथमेटिकल फंक्शन सी पॉइंट पर लिख लो, सम मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोमा लोगरिथमिक फंक्शन लोगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। और एंड देयर इनपुट आर डायमेंशनलेस मतलब इससे मुराद क्या भाई, ये डायमेंशनलेस और इनके इनपुट से मुराद क्या। एग्जांपल के तौर पे मैंने एग्जांपल लिखा तुम्हारे सामने, साइन थीटा। देखो साइन थीटा ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये डायमेंशनलेस है। इसका ये जो इनपुट है ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है। साइन थीटा भी डायमेंशनलेस, इसका इनपुट भी डायमेंशनलेस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं e⁻x, भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये डायमेंशनलेस, इसका ये जो है ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है। और मैं बात करूं, मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करी, भाई मैं लिखूं log x से लिखा तो ये डायमेंशनलेस और ये जो है ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है। क्या बात समझ पा रहे हो ये? तो हमने पहले पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर ली कि सेम लोगों को जोड़ा जा सकता है, अपोजिट लोगों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करा जा सकता है, ठीक है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के अंदर हमने मैथमेटिकल देखिए, जितनी मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती है डायमेंशनलेस होती है। हमने बात कर ली है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, भाई सेम क्वांटिटीज़ का अगर हम रेशियो कर रहे हैं वो डायमेंशनलेस हो गया। हमने बात कर ली ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं ये डायमेंशनलेस होते हैं, इनके इनपुट भी डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, ठीक है। हेडिंग डाल लो चौथे पॉइंट में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहती है? तो किसी इक्वेशन के दोनों साइड जो टर्म होंगी, ठीक है, वो सेम होगी। मतलब ये कुछ यही बातें होंगी भाई सेम लोगों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। भाई पहले लिखो फिर मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये बात लिख लो कि बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशंस। मतलब क्या? एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा v इज इक्वल टू u प्लस AT। मतलब भाई अगर मैं इसकी यूनिट देखूँ, पहले डायमेंशन निकलेंगे यानी यूनिट पता होना चाहिए। भाई इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो तुम काटोगे तो क्या आना है? मीटर पर सेकंड। यानी कि इनकी जो है डायमेंशन यानी यूनिट सेम तो डायमेंशन सेम। इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं भाई? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, फिर उसके से तुम्हारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लेना। और ऑनलाइन वालों अगर मॉड्यूल तुम कोई सा फॉलो नहीं कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं मॉड्यूल का लिंक दे दूँगा, तुम उसको डाउनलोड कर लेना, सिर्फ उसके क्वेश्चन लगा लेना। कई बार बोला है बुक कोई सी भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन करनी है कि सबसे बेहतर है किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कर लो, ठीक है। अब बात करी जाती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में तुम्हें दूं तो क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है v इज इक्वल टू AT प्लस BX, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बताना है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B वेयर V जो है वो वेलोसिटी स्पीड स्पीड, और जो T जो है वो टाइम है, और X जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपसे A और B की डायमेंशन पूछिए। यानी कि इसका मतलब क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं भाई? V की जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी A T की डायमेंशन के, और वो बराबर होगी B और X की डायमेंशन के। भाई सेम है तभी तो ऐड हो रहा है, यानी कि टर्म सेम है, सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो इसकी डायमेंशन हमें पता है क्या हो जाएगी?
एल टी माइनस वन इक्वल हो जाएगा किसके, भाई हमें एक ही डायमेंशन निकालनी है और ये टी, भाई ये टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, एक ही डायमेंशन की निकल कर आई एल टी माइनस टू, ठीक है, एक ही डायमेंशन निकल आई। और बात करें बी की डायमेंशन की, भाई बी की डायमेंशन निकालनी है तो तुम इसको इक्वल कर दो, भाई बी की डायमेंशन बराबर है किसके, बी एक्स की डायमेंशन के, बी की डायमेंशन एल टी माइनस वन इक्वल टू बी एल, एल से एल कट गया तो यानी कि बी की डायमेंशन जो आ गई, डायमेंशन ऑफ बी जो आ गई वो आ गई टी माइनस वन। अरे क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो कर लेना आप, या भी करो, और ऑनलाइन वालों क्वेश्चन करके वीडियो को रोक के उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कौन कौन सा दे रखा, ए बी एंड सी, किस किस इक्वेशन में, वो इक्वेशन तुमको दे रखी है एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी माइनस डी। करो इसको जल्दी से, जल्दी स्पीड, स्पीड से, स्पीड मेंटेन रखो। यहाँ पे पता ही है एफ क्या है, एफ फोर्स है, एक्स लेंथ है, टी टाइम है। इतनी देर में तो आवाज़ आ जाएगी। आप क्या हो गए, शायद मैं तो फॉर्म भर कर आया था, एग्ज़ाम में कहाँ से आवाज़ आ रही है। आ गई ए की कितनी है, ए की कितनी बताई तुमने, एम टी माइनस वन, ए की एम टी माइनस टू, और बी की कितनी बता रहा हूँ, एम एल टी माइनस थ्री। एम एल टी माइनस वन बी की, अच्छा, और टी सी की टी, हाँ कुछ सब इंटर करा, ठीक है, यार ठीक है कोई बात नहीं, स्पीड से करा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तुमने समझ लिया। क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ स्पीड भी ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर वो कंसेप्ट सीख रहे हैं ना तो आराम आराम से, अरे ठीक है आराम से सीखना चाहिए, लेकिन वो टाइम आराम वाला नहीं, थोड़ा सा दिमाग तेज़ी से चलाना, ठीक है। तो आप जो है ये तो बात पता है कि भाई एफ इज इक्वल टू, इसकी जो डायमेंशन होगी ए एक्स की डायमेंशन के बराबर होगी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी बी और सी माइनस टी की डायमेंशन के बराबर में, ठीक है, जो होगी। चलो जी, गलती कहाँ हुई होगी अब बताते हैं। देखो इसकी डायमेंशन मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है भाई, सी के साथ टाइम जोड़ लो तो जाहिर सी बात है सी की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, टाइम की डायमेंशन के बराबर, यानी कि इसकी तो टी होने वाली है, ठीक है। देखो टाइम में से टाइम को माइनस करा तो नीचे क्या आना है, टाइम ही आना है, टाइम में से टाइम को माइनस करा तो नीचे टाइम ही आना है। भाई फोर्स की क्या होती है भाई, केजी, भाई केजी एम, भाई फोर्स की एम एल टी माइनस टू, और मैं बराबर कर रहा हूँ किसके, भाई बी की डायमेंशन अपॉन में, भाई इसमें से माइनस करोगे तो टी आना है, भाई टाइम में से टाइम को माइनस करो तो टाइम ही निकल कर आएगा। तो बी की जो डायमेंशन निकल कर आ गई, बी की डायमेंशन निकल कर आ गई एम एल टी माइनस थ्री, समझे क्या गलती कहाँ करी थी, टी माइनस वन कहाँ से हो जाएगी, अच्छा 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 रुको रुको रुको, मैं गलती कर रहा हूँ क्या, हाँ 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 ठीक 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 है, हाँ मेरी मिस्टेक है,
ठीक है, t-1 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। ठीक है, मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए की डायमेंशन क्या निकल कर m t-2, और जो किसकी पूछी थी, और बस सी की तुमने निकाल दी थी। ठीक है, मेरी मिस्टेक, बी की डायमेंशन मैंने गलत निकाल दी थी, t-1। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, भाई क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आपसे पूछ रहा है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए ओमेगा एंड के। करो, y और x यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है, यहाँ पे y और x क्या है, लेंथ है, और t क्या है, समय है यानी कि टाइम। ठीक है, करो जल्दी स्पीड से। एक ही एल है, अच्छा ठीक, और एल टी ओमेगा की LT-1, अच्छा L-1 टी। ठीक, देखते हैं। देखो भाई, मुझे ये मालूम है कि ये पूरी क्वांटिटी जो है ना, ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि फंक्शन होता है वो डायमेंशनलेस है। ठीक है जी, डायमेंशनलेस है, कोई बात नहीं, डायमेंशनलेस है। ठीक है जी, वो सॉरी, ये क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनलेस है, और पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो डायमेंशनलेस, और ये जो है ये भी डायमेंशनलेस। ठीक है, ये भी डायमेंशनलेस होगी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मालूम है कि जो इसकी यूनिट होगी भाई, जो डायमेंशन y की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, वो डायमेंशन a की होगी, और वही डायमेंशन क्या है भाई, l है। ठीक, तुमने a की निकाल ली, l निकाल लिया। ठीक है, और जो डायमेंशन ओमेगा t की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, के x की होगी, और वो जो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस है, यानी कि m0 l0 t0 है। डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0। ठीक है, चलो जी, यहाँ से पता चल गया। इसको एक बार इसके इक्वल कर दूं तो मुझे पता चल गया ओमेगा की डायमेंशन कितनी आ गई, वो आ गई t-1। भाई इसके इक्वल कर दिया तो ओमेगा की आ गई। ठीक है, और के की डायमेंशन क्या आ गई भाई, इसको एक बार इसके इक्वल कर दिया तो ये आ गई तुम्हारी L-1। ठीक है, समझ गया, डायमेंशन लेस थी। चलो कर लो इसको जल्दी से। कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, वो तुम कर लेना, मिटा दूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है P इक्वल टू P नोट e टू द पावर, आपको दे रखी है -α/t² प्लस βx²। ठीक है, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, और x क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ है, और t क्या है, समय है, टाइम है। ठीक है, आपसे किसकी पूछी है, आपसे फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P नॉट अल्फा बीटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुमसे पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a
log a log यहाँ पे b/c+x, a log b/c+x। f क्या है? फोर्स है भाई, f क्या है? फोर्स, ठीक। यहाँ पे x क्या है? लेंथ, ठीक है। आपसे पूछेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? a b एंड c, ठीक है। इसका जो आंसर है इन दोनों का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और तुम मुझे क्लास के बाद बताना। देखो ये जो टॉपिक है ये मैंने अच्छा खासा खींच दिया, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। है ना, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन क्या क्या है। हम डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन देखते हैं, हम उसके अंदर जो है एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना सीखते हैं, वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। फाइनल बात जो है अभी की ये, अगर नवंबर में पढ़ने का दम नहीं है तो नीट की तैयारी छोड़ दो। ये तुम हमसे नहीं कह रहा, तुम्हारा तो है, मैं ऑनलाइन वालों से कह रहा हूँ। अभी कल मेरे एक बच्चे से मुलाकात हुई थी, जब मैं कल गया था, तो उसमें एक नीट का बच्चा था, वो कह रहा मैं जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, मैं ना सिलेक्शन भूल जाओ। कब से तैयारी कर रहे हैं? पिछले 2-3 सालों से वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। हर बार एंड क्या? अरे इस बार हो जाएगा, अरे जो पिछली बार तैयारी करी थी वही। देखो ये बात बिल्कुल सच है, नीट के लिए बदलना तो पड़ेगा, नीट करना चाहते हो बदलना पड़ेगा। सिलेबस पे वर्क नहीं करना, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाता है, सिलेबस को कंप्लीट करने में मतलब हो, अपने आप को बदलो भाई। ऐसा तो नहीं जैसे पहले थे वैसे ही हो और फिर तैयारी कर रहे हो। अगर चेंजेस तुम्हारे अंदर नहीं आए तो तुम्हारे रिजल्ट के अंदर चेंजेस कहाँ से आ जाएंगे। मतलब अगर तुम रिजल्ट में चेंज लाना चाह रहे हो तो उससे पहले अपने अंदर चेंज लेकर आओ, मेन यही मोटिव है। मतलब अपने आपको डिसिप्लिन में चलाना पड़ेगा। और एक बात बिल्कुल है, 14-16 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, रोक दो।